ये कहानी एक ऐसी अभिमानी राजकुमारी की है जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के घमंड में चूर थी। बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन उस राजकुमारी ने सबको ठुकरा दिया। वो ये सोच रही थी कि कोई भी इस दुनिया में उसकी बराबरी का नहीं है जिससे वो विवाह कर ले। पर शायद वो ये नहीं जानती थी कि ये जो समय होता है ना, वक्त, ये सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। ऊंचे आसमान पर बैठा इंसान को भी एक पल नहीं लगता, एक सेकंड नहीं लगता, एक झटके में नीचे गिरा सकता है। साथियों, ये समय ही है जो पलक झपकते ही एक राजा को रंक और एक रंक को राजा बना सकता है। साथियों, इस राजकुमारी के साथ भी वही हुआ। जो राजकुमारी कल तक बड़े बड़े राजा महाराजाओं के प्रस्ताव को ठुकरा रही थी, आज उसका विवाह एक अत्यंत गरीब और साधारण मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार से कर दी गई। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब राजकुमारी को उस कुम्हार की असलियत के बारे में पता चला। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन था वो रहस्यमयी कुम्हार और राजकुमारी के साथ क्या हुआ? जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथियों, एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था सूरजभान। उनकी एक बेटी थी। राजा ने उसका नाम चंद्रमुखी रखा था। साथियों, राजकुमारी चंद्रमुखी जो थी वो अपनी अपूर्व सुंदरता और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि जिस किसी ने भी एक बार उसकी झलक देख ली, वो उसे देखते ही रह जाने को मजबूर हो जाता। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा उसके रंग रूप और गुणों से मोहित होकर राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह प्रस्ताव लेकर आते थे। लेकिन राजकुमारी चंद्रमुखी वो उनके सबके प्रस्ताव को ठुकरा के सबको अपमानित करके लौटा देती थी। चंद्रमुखी के मन में अपनी रंग रूप और गुणों को लेकर इतना घमंड था कि वो सोचती थी कि इस पृथ्वी पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं जन्मा जो उसके योग्य हो। उसके दिल में ये अहंकार भर गया था। अपने माता पिता की लाख प्रयासों के बाद भी वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। जब भी उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते, वो हंसते हुए ये कहकर टाल देती कि आज तक मेरे बराबर का कोई जन्मा ही नहीं है, तो मैं किससे विवाह करूं? लेकिन ये घमंड, ये अभिमान धीरे धीरे एक तूफान को आमंत्रित कर रहा था। साथियों, कहते हैं कि जब व्यक्ति के अकल पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है ना, तब उससे केवल मैं ही मैं दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। वो औरों को अपने आगे तुच्छ और मामूली समझने लगता है। वहीं से सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है और वे समस्याएं धीरे धीरे चक्रव्यूह का रूप ले लेती है। घमंड का चक्रव्यूह बहुत घातक और विनाशक होता है। साथियों, यही हुआ राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ। राजकुमारी का बड़ा भाई जो था, राजकुमार रविकांत, वो अपने राज्य के प्रति निष्ठावान, शांतिप्रिय और बहुत ही बुद्धिमान था। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके व्यवहार से अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि चंद्रमुखी का अहंकार ना केवल उसके भविष्य के लिए खतरा था, बल्कि पूरे राज्य में असंतोष पैदा कर रहा था। रविकांत ये जान गया था कि यदि उसकी बहन का विवाह किसी सच्चे और योग्य व्यक्ति से नहीं हुआ, तो यही अहंकार एक दिन उसके जीवन को विनाश की ओर ले जाएगा। साथियों, एक दिन एक बहुत बड़े राजा वीर प्रताप, चंद्रगढ़ के महापराक्रमी, दूरदर्शी और न्यायप्रिय सम्राट, जिनकी तलवार की धार और बुद्धि की चमक दोनों ही असाधारण थी, वे ना केवल अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी विनम्रता और अच्छे विचारों के कारण पूरा राज्य उन्हें देवतुल्य मानता था। संयोगवश वे राजकुमार रविकांत के निकट मित्र भी थे।
अब साथियों, हुआ ये कि राजकुमार रविकांत ने ये सोचा कि यदि कोई व्यक्ति उनकी घमंडी बहन राजकुमारी चंद्रमुखी के अहंकार को तोड़ सकता था तो वो केवल राजा वीर प्रताप ही हो सकते हैं। अब रविकांत ने माता पिता की सहमति से राजा वीर प्रताप को विवाह प्रस्ताव भेजा और उन्हें अपने राज्य में प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। अब राजा वीर प्रताप राजमहल के द्वार पर प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि चंद्रमुखी पर पड़ी और वीर प्रताप एक क्षण के लिए सुन्न रह गए। ये कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि साक्षात स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा के समान थी। मगर चंद्रमुखी वो अपने ही अहंकार और घमंड में डूबी हुई थी। उसने राजा वीर प्रताप को बड़े ही तुच्छ नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सुना है आप बहुत बड़े वीर, बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा हैं, किंतु क्या आप कभी ऐसे युद्ध में विजयी हुए हैं जहां शत्रुओं की संख्या आपसे दोगुनी थी? राजा वीर प्रताप ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा कि नहीं राजकुमारी चंद्रमुखी, परंतु मैंने अपने राज्य को कई बार बाहरी आक्रमणों से बचाया है और बिना रक्त बहाए भी विजय प्राप्त की है। चंद्रमुखी ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि संसार की सबसे जटिल पहेली क्या है? राजा वीर प्रताप ने विभिन्न शास्त्रों और ज्ञान ग्रंथों से उदाहरण देकर कठिनतम प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन चंद्रमुखी वो तो मानो जैसे राजा वीर प्रताप को नीचा दिखाने की ठान ही चुकी थी। एक के बाद एक नई पहेलियां पूछती चली गई और आखिर में एक ऐसी पहेली पूछ लिया जिसका राजा वीर प्रताप के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। ये देखकर चंद्रमुखी के चेहरे पर एक अजीब सी व्यंग्यपूर्ण घमंड की विजय मुस्कान फैल गई। उसने ठहाका लगाकर हंस पड़ी और फिर कहा, तो फिर आप मेरे योग्य वर नहीं हो सकते महाराज। कोई ऐसा राजा जो मेरी हर प्रश्नों का जवाब ना दे सके, वो मेरा पति कैसे बन सकता है? चंद्रमुखी राजा वीर प्रताप को तुच्छ समझकर अस्वीकार कर दिया। राजा वीर प्रताप अपमानित होकर के बिना कोई शब्द कहे अपने राज्य को लौट गए। अब राजकुमार रविकांत ये सब देखकर मन ही मन में तिलमिला उठे। राजकुमारी चंद्रमुखी का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको। उन्हें पता चल गया था कि चंद्रमुखी अपने अहंकार और घमंड की ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां से गिरावट केवल विनाशकारी होगी। लेकिन ये पतन कैसे होगा, कब होगा और कौन उसे सबक सिखाएगा? साथियों, आपको क्या लगता है, क्या होगा इसका परिणाम? तो चलिए आगे सुनते हैं। साथियों, इस घटना के बाद पूरे राज्य में एक चर्चा आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी चंद्रमुखी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अहंकार और घमंड से भी भरी हुई है। लोगों के मन में राजकुमारी के प्रति अब सम्मान की जगह एक असंतोष पनपने लगा था। अब राजा सूरजभान और रानी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उन्हें हर समय एक डर सा लगा रहता था कि ये घमंड चंद्रमुखी को ऐसा सबक न सिखा दे जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए। अब राजकुमार रविकांत अपनी बहन के स्वभाव से परेशान हो चुका था। वो समझ चुका था कि चंद्रमुखी का ये घमंड ना केवल उसके जीवन में कठिनाई लाएगा बल्कि राज्य के लिए भी समस्या बन जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहन के इस घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन क्या हुआ कि रविकांत ने अपनी बहन से कहा कि बहन, चलो ना एक खेल खेलते हैं। अब चंद्रमुखी, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर इतराती थी, खेल का नाम सुनकर खुश हो गई और फिर कहा कि कैसा खेल भैया? रविकांत मुस्कुराया और कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक शर्त रखेंगे। यदि तुम शर्त जीत गई तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम्हें
मेरी एक बात माननी होगी। अब राजकुमारी चंद्रमुखी ने आत्मविश्वास से भरकर ठहाका लगाया और कहा, भैया तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? रविकांत ने अब अपनी चाल चली। उसने कहा, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि तुम तीनों का सही उत्तर दे पाई तो जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन यदि तुम एक भी पहेली का उत्तर नहीं दे पाई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब चंद्रमुखी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में आत्मविश्वास था और थोड़ा सा उपहास भी था। सोच लो भैया, मैं जीत गई तो तुम राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना भूल जाओगे। मंजूर है? अब राजकुमार रविकांत मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई हल्कापन नहीं था। वो ये जानता था कि ये खेल मात्र एक खेल नहीं था, ये उसकी बहन के भाग्य को बदलने वाली चाल थी। इस बीच राजा और रानी भी इस खेल की चर्चा सुनकर वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों भाई बहनों को घेर लिया। उनकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, क्या वाकई कोई ऐसा खेल था जो चंद्रमुखी को हरा सकता था? महल में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। एक तरफ चंद्रमुखी का अभिमान खड़ा था तो दूसरी तरफ रविकांत की बुद्धिमत्ता। अब देखने वाली बात यह थी कि कौन जीतता है, राजकुमारी का घमंड या फिर राजकुमार की चतुराई। साथियों, महल के भव्य सभा कक्ष में एक सन्नाटा छा गया था। राजा, रानी, दरबारियों और सेवकों की उत्सुक निगाहें राजकुमार रविकांत और राजकुमारी चंद्रमुखी पर टिकी थी। खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जो केवल एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि चंद्रमुखी के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता था। रविकांत ने पहला प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि अच्छा बताओ, वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की हो जाती है? अब राजकुमारी चंद्रमुखी ने बिना एक क्षण गवाए तुरंत जवाब दिया, धागा। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वो हल्का महसूस होता है। रविकांत ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि नहीं, गलत बहन, सही उत्तर है ज्ञान। सभा में बैठे सब लोगों में एक हलचल हुई। रविकांत ने आगे कहा कि ज्ञान जितना बढ़ता है व्यक्ति उतना ही अहंकार से मुक्त हो जाता है। वो हल्का महसूस करता है जैसे उड़ता हुआ बादल। अब चंद्रमुखी के चेहरे से पहली बार आत्मविश्वास हल्का पड़ने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, अभी 2 पहेलियां और बाकी हैं। तो रविकांत ने दूसरी पहेली पूछी कि ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में कमजोर लगती है लेकिन पूरी दुनिया संभाल सकती है? चंद्रमुखी ने कुछ क्षण सोचा, विचार किया, फिर जवाब दिया कि मकड़ी का जाल। ये देखने में कमजोर होता है लेकिन छोटे छोटे कीट पतंगे इसमें फंस जाते हैं। रविकांत हल्के से मुस्कुराया और कहा कि गलत, सही उत्तर है प्रेम। सभा कक्ष में हल्की सरगर्मी बढ़ गई। राजा रानी भी ध्यान से सुन रहे थे। रविकांत ने आगे कहा कि प्रेम देखने में कोमल होता है लेकिन इसकी शक्ति इतनी अपार होती है कि ये पूरे संसार को बांध सकता है। यही प्रेम है जो माता पिता को संतान से जोड़ता है, प्रजा को राजा से जोड़ता है और देवताओं को भक्तों से जोड़ता है। साथियों, अब चंद्रमुखी की मुस्कान फीकी पड़ने लगी थी। उसके माथे पर पहली बार असमंजस की लकीरें उभर आई। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। रविकांत ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी कि ऐसा कौन है जो सबसे ताकतवर होते हुए भी हर किसी से हार जाता है? अब चंद्रमुखी सोच में पड़ गई।
उसका तेज दिमाग भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पा रहा था। कुछ क्षणों तक सभा कक्ष में सन्नाटा छाया रहा। फिर हार मानते हुए उसने अहंकार से कहा कि ऐसा कोई नहीं है, जो ताकतवर होगा वो कभी हार नहीं सकता। रविकांत ने ठहाका लगाया और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गलत। इसका उत्तर है समय। समय से बड़ा कोई नहीं, लेकिन फिर भी समय हर किसी के आगे नतमस्तक हो जाता है। सम्राटों की सत्ता समय के आगे ढह जाती है। सुंदरता समय के साथ मुरझा जाती है। यहाँ तक कि जीवन भी समय के हाथों हार जाता है। अब राजकुमारी चंद्रमुखी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने भाई से हार चुकी है। कुछ क्षणों तक वो अपनी हार स्वीकारने को तैयार नहीं थी। उसने क्रोध में पैर पटका, होंठ भींचे, लेकिन आखिर में एक गहरी सांस ली और पहली बार अपने अभिमान को त्यागते हुए कहा कि मान गई भैया, तुम जीत गए। सभा कक्ष में तालियों की गूंज उठी। राजा और रानी ने प्रसन्न होकर रविकांत की प्रशंसा की, लेकिन असली झटका अभी आना बाकी था। रविकांत के अब अपनी जीत का इनाम मांगने का समय आ चुका था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। चंद्रमुखी ने पहली बार सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, कहो भैया, क्या चाहते हो? रविकांत ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और फिर गंभीरता से कहा, सोच लो बहन, जो कहूंगा वो मानना ही होगा। चंद्रमुखी ने आत्मविश्वास से सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी हूं, अपने वचन से पीछे नहीं हटती। कहो, तुम्हारी इच्छा क्या है? रविकांत ने जो कहा उसे सुनते ही चंद्रमुखी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुम्हें मेरी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना होगा। साथियों, ये सुनकर सभा कक्ष में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। चंद्रमुखी का चेहरा अविश्वास से भर उठा। वो हक्का बक्का रह गई। क्या भैया, तुम मुझसे ये कैसे कह सकते हो? लेकिन अब शर्त लग चुकी थी। शर्त का निर्णय भी हो चुका था और एक राजकुमारी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती थी। सभी की निगाहें अब चंद्रमुखी पर टिकी थी और आखिर कुछ क्षणों के बाद उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा कि ठीक है भैया, मैं तैयार हूं। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि यह विवाह केवल एक साधारण विवाह नहीं होगा, बल्कि ये नियति का सबसे बड़ा खेल होने वाला था। यह सुनते ही राजकुमारी चंद्रमुखी के चेहरे का रंग उड़ गया कि राजकुमार ने विवाह की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और राजकुमारी के हामी भरते ही उसने एक कुम्हार को राजमहल में बुलाया और राजकुमारी चंद्रमुखी से कहा कि तुम्हें इस कुम्हार के साथ विवाह करना होगा। क्या? ये कुम्हार? मैं एक राजकुमारी, मैं एक कुम्हार से विवाह करूंगी? ये मेरा अपमान है, ये असंभव है। राजकुमारी गुस्से में आ गई और कहा कि भाई, ये कैसा मजाक है? भाई, तुमने मुझसे धोखा किया है। वो गुस्से से कांप उठी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया था। सभा कक्ष में खड़े दरबारी, मंत्री और सैनिक तक सकते में आ गए। लेकिन इस बार राजा और रानी ने भी रविकांत का साथ दिया। राजा का स्वर कठोर था कि चंद्रमुखी, ये विवाह तुम्हारी शर्त के अनुसार हो रहा है। अब पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। आखिरकार भारी मन से, अपमान और रोष से भरी चंद्रमुखी को उस कुम्हार के साथ विवाह कर दिया गया। जब मंत्र गूंजने लगे, अग्नि की लपटें उठी और विवाह की रस्में पूरी होने लगी तो चंद्रमुखी का हृदय आक्रोश से धधक रहा था।
लेकिन नियति ने अपना खेल खेल दिया था। विवाह की पूर्णता के साथ वो अब उस कुम्हार की पत्नी थी। अब विवाह खत्म होने के बाद अब राजकुमार रविकांत ने कहा कि अब से तुम इस राज्य की राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री हो। तुम्हें अपने पति के साथ उसके घर जाना होगा। राजा और रानी ने भी सहमति में सिर हिलाया। राजा ने कहा कि अब तुम्हें अपने नए जीवन को स्वीकार करना होगा चंद्रमुखी। लेकिन चंद्रमुखी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस विवाह को नहीं मानती। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। विवाह हो चुका था और जैसे ही रविकांत ने सैनिकों को इशारा किया तो राजकुमारी को उस कुम्हार के साथ राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। वो रोती रही, चीखती रही, पैरों को पटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। राजमहल के स्वर्ण सिंहासन, रेशमी वस्त्र, नौकर चाकर, सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब वो एक साधारण कुम्हार की पत्नी थी। रात के अंधेरे में जब वो अपने नए घर पहुंची तो उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गई। ये क्या है? एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जहां ना संगमरमर था, ना सुनहरे झुमर, ना नरम बिस्तर। वहां केवल एक टूटी फूटी चारपाई थी, एक मिट्टी का चूल्हा और दीवारों से लटकते कुछ मिट्टी के बर्तन। ये सब देखकर राजकुमारी कहने लगी कि मैं यहां नहीं रह सकती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ी, लेकिन उसके पति ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा कि यही तुम्हारा नया घर है राजकुमारी। चुप रहो, मुझे राजकुमारी मत कहो। वो चिल्लाकर बोल पड़ी। अब सुबह हुई तो चंद्रमुखी को एहसास हुआ कि यहाँ कोई नौकर नहीं था जो उसके लिए नहाने का पानी गर्म करे, कोई दासी नहीं थी जो उसके बाल बनाए। ये कैसी जिंदगी है? लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसे पहली बार मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ा। उसकी कोमल हथेलियां लकड़ी जलाते हुए जल गई। धुएं से उसकी आंखों में जलन होने लगी और फिर वो रोते हुए कहने लगी कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। जब वो रोटियां बनाने लगी तो आटे में मिट्टी गिर गई और रोटी काली हो गई। कुम्हार ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वो मिट्टी के बर्तनों को धोने लगी, जिससे उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए। अब उसका पति जो कुम्हार था, उसने बस धीरे से उसके आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि राजकुमारी, ये जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ सच्चा प्रेम और सम्मान मिलेगा। धीरे धीरे आप सब सीख जाओगी। लेकिन चंद्रमुखी का घमंड अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा था। उसने उसे गुस्से से देखा और झटके से उसका हाथ झटक दिया। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब कुम्हार ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि समय के साथ सब बदल जाता है राजकुमारी। चंद्रमुखी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहा कि मैं भी देखूंगी कब तक ये खेल चलता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खेल नहीं था, ये नियति का सबसे बड़ा सबक था। अब साथियों, जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे राजकुमारी चंद्रमुखी का हृदय परिवर्तन होने लगा। वो देख चुकी थी कि उसका पति एक साधारण कुम्हार कितना परिश्रमी, दयालु और ईमानदार था। महलों में पली बड़ी चंद्रमुखी, जो कभी नौकरों के इशारों पर चलती थी, अब अपने पति के साथ मिट्टी में हाथ गंदे करने लगी थी। वो चाक पर मिट्टी रखकर खिलौने और मूर्तियां बनाने की कोशिश करती, पर हर बार मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसल जाती। कई बार घड़े की आकृति बिगड़ जाती, मूर्तियां अजीब सी बन जाती, उसके नाजुक हाथों में मिट्टी लगती और उसका दिल रोने को करता। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब साथियों, हुआ ये कि एक दिन उसका पति कुम्हार बीमार पड़ गया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी चंद्रमुखी पर आ गई थी। अब राजकुमारी को ही सारे काम संभालने थे।
तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अकेले ही चाक पर बैठ गई, ये सोचकर कि मुझे ये करना ही होगा। फिर उसने मिट्टी को गीला किया, लेकिन उसकी गंध उसे असहनीय लगी। फिर भी उसने खुद को संभाला और घड़े बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी घड़ा सही आकार नहीं ले पाया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने कुछ साधारण से घड़े बनाए। मूर्तियां बनाना उसके लिए असंभव था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उसने अपने हाथों से बने टेढ़े मेढ़े खिलौनों को देखा तो उसके मन में एक अनोखी संतुष्टि थी। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत की असली खुशी क्या होती है। अगले दिन चंद्रमुखी ने अपनी बनाई हुई चीजों को एक टोकरी में रखा और अपने सिर पर उठाकर बाजार पहुंची। बाजार पहुंचकर आवाज लगाई, घड़े ले लो, सुंदर खिलौने ले लो, मिट्टी की मूर्तियां ले लो। वो जोर जोर से आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था। आखिर राजमहल में पली बड़ी राजकुमारी पहली बार इस कठिन दुनिया का सामना कर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और शाम होते होते जैसे तैसे करके उसने अपना सारा सामान बेच लिया। अब मिट्टी से उसे घृणा नहीं थी, बल्कि यही मिट्टी अब उसके लिए जीवन का आधार बन चुकी थी। वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने लगी थी, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष बना ही रहता था। एक दिन कुम्हार ने राजकुमारी चंद्रमुखी से कहा कि अगर हम बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल लें तो हमें ज्यादा ग्राहक मिल सकते हैं। चंद्रमुखी को भी ये सुझाव अच्छा लगा। चंद्रमुखी ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? कुम्हार ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाकर पैसे कमाऊंगा, तब तक तुम चंद्रगढ़ के राजा वीर प्रताप के महल में काम कर सकती हो। मेरे कुछ मित्र वहां काम करते हैं, वे तुम्हारी मदद कर देंगे। ये सुनते ही चंद्रमुखी का दिल कांप उठा। वीर प्रताप? उसे याद आया कि कभी राजा वीर प्रताप उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन अपने अहंकार में उसने उन्हें तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था। खैर, अब कुम्हार उसे चंद्रगढ़ के महल में छोड़कर शहर चला गया। अब राजकुमारी चंद्रमुखी को महल में खाना बनाने का काम दिया गया। चंद्रमुखी, जो कभी सेवकों के इशारों पर चलती थी, खुद राजमहल की रसोई में काम करने लगी। लेकिन उसने बिना शिकायत के बड़े ही मेहनत और लगन से काम करने लगी। उसकी लगन और निष्ठा ने पूरे महल में उसे लोकप्रिय बना दिया। कुछ ही दिनों में उसकी चर्चा महल के हर कोने में होने लगी। एक दिन राजा वीर प्रताप ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम बहुत मेहनत करती हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनते ही चंद्रमुखी का दिल तेजी से धड़कने लगा। महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, मेरी शादी हो चुकी है। मेरा पति शहर कमाने गया है, जब वो शहर से लौट करके आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। राजा वीर प्रताप मुस्कुराए। उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, राजकुमारी चंद्रमुखी, मेरी ओर देखो, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? चंद्रमुखी चौंक गई। क्या? आपने मेरा नाम कैसे लिया? राजा ने धीरे से अपना मुकुट उतारा, फिर अपने आभूषण निकाले और कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं ही तुम्हारा पति हूं, मैं ही वो कुम्हार हूं जिससे तुमने शादी की है। ये सुनते ही चंद्रमुखी की आंखें नम हो गई। उसके सामने जो राजा खड़ा था वो वही साधारण कुम्हार था जिससे उसने विवाह किया था। अब राजा वीर प्रताप ने धीरे से कहा कि चंद्रमुखी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे अहंकार और घमंड को तोड़ने के लिए ये रूप धारण किया था। मैं चाहता था कि तुम जीवन के असली मूल्यों को समझो। मैंने तुम्हें दुख दिए, मुझे माफ करना, पर यह सब इसीलिए किया ताकि तुम सच्चा प्रेम और मेहनत का महत्व समझ सको। ये सुनते ही चंद्रमुखी की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ करके राजा के गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। अगले दिन
राजकुमार रविकांत भी चंद्रगढ़ पहुंचा। जब उसने अपनी बहन को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि अब वो वही घमंडी चंद्रमुखी नहीं थी, बल्कि एक विनम्र और समझदार स्त्री बन चुकी थी। राजा वीर प्रताप और राजकुमारी चंद्रमुखी अपने राज्य लौट आए। विवाह के बाद पहली बार चंद्रमुखी अपने माता पिता से मिली। राजा और रानी ने जब अपनी बेटी को इतने वर्षों बाद गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने कहा कि अब तुम बदल गई हो मेरी बेटी। चंद्रमुखी कहने लगी कि हाँ माँ, अब मैं जान चुकी हूँ कि जीवन का असली सुख महलों में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चे प्रेम में है। राजमहल में हर कोई प्रसन्न था और चंद्रमुखी की कहानी पूरे राज्य में एक मिसाल बन गई थी। साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सम्मान धन या ऐश्वर्य से नहीं बल्कि विनम्रता और परिश्रम से मिलता है। जीवन में सबसे बड़ा धन मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता है। असली सुख महलों की विलासिता में नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सच्चे प्रेम में छिपा होता है। साथियों, आज तो समय हो चुका है आज का हेल्थ टिप्स। याद रहे, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। या तो खाना खाने से 40 मिनट पहले या फिर खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पिए। जब भी पानी पिए, ध्यान रहे पानी को घूंट घूंट करके पिए। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।